इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती सरोज बाला जी, आप मेंबर BIFR मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज 1972 बैच में आपने IRS में शामिल हुई, BA गवर्नमेंट त्रिपुरा कॉलेज दाभा से, MA पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, उसके बाद LLB फर्स्ट डिवीजन पंजाब यूनिवर्सिटी से, IRS प्रोफेशनल under training first lady officer in the history of income tax service to be adjudged as the best all-round officer at National Academy of Direct Taxes Nagpur, worked as assistant commissioner of income. नहीं हो सकती कि कुछ लोग राम और कृष्ण को, विद्वान कहे जाने वाले लोग, पढ़े लिखे कहे जाने वाले लोग राम और कृष्ण को और मिथ बताने का पाखंड करें। मैं समझता हूं कि इस पाखंड को एक बहुत बड़ी सशक्त चुनौती दी है आदरणीय सरोज बाला जी ने, तो उनको आमंत्रित करता हूं उनकी प्रस्तुति के लिए। आपकी बुद्धिमान व महान आत्माओं, मंच से उस ओर उपस्थित और भी अधिक बुद्धिमान और पुण्य आत्माओं, आज मैं श्री दर्शन लाल जी की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कुरुक्षेत्र की इस महान पुण्य भूमि पर आने का अवसर दिया और आप सबसे मिलने का मौका भी दिया। मैं जो बातें कहने जा रही हूं शायद वो किताबों में तो आपने नहीं पढ़ी होंगी, पर आपने मन ही मन में बहुत बार सोचा होगा कि शायद ऐसा ही कुछ सत्य रहा होगा। और जब ये सुनते जाएं, आप ये सोचते जाएं कि आपको लगता है कि क्या ऐसा ही सत्य रहा होगा। बहुत समय पहले, आज से 10 साल पहले तक आप सब की तरह मैंने भी स्कूल कॉलेज में वही किताबें पढ़ी थी कि 1500 BC में हम तो सभ्य थे और जंगली थे और कोई आर्यन सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में आए और उन्होंने जो असभ्य नॉर्थ इंडियन थे उनको हरा के साउथ में भेज दिया और वो द्रविडियन बन गए, जंगली नॉर्थ इंडियन। और जो आर्यन है कुछ ऐसा जादू चला कि वो जल्दी से वो नॉर्थ इंडिया में फैल गए और उनको संस्कृत भाषा आ गई। उन्होंने कुछ ही दिनों में वेद लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, रामायण भी हो गई, महाभारत भी हो गई सब, और वो हिमालय हिंदू कुश पर्वत के ऊपर से, हिमालय के ऊपर से रथों से चढ़ के आ गए। भाई 2001 तक मैं इन सबको पूरा सत्य मानती थी, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ा जाता है, जो कॉलेज में पढ़ा जाता है, वो दिमाग में इतना बैठ जाता है कि वो निकलता नहीं है। एक बहुत छोटी सी अचानक घटना हुई 2001 में। मैंने डिस्कवरी चैनल खोला और उस पे वो लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका, सबमर्ज सिटी ऑफ द्वारका का पूरा अंडरग्राउंड अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन दिखा रहे थे और मैं बहुत हैरान थी कि ये तो पूरा सिटी डूबा पड़ा है। और क्योंकि बचपन में थोड़ा महाभारत रामायण पढ़ने की आदत थी कहीं ना कहीं, तो बहुत सारी चीजें याद थी कि महाभारत में क्या बताया है। तो जैसे ही मैं उसको देखती गई वैसे ही मैं हैरान होती गई, क्योंकि मैंने महाभारत में अच्छी तरह पढ़ा था कि जब कृष्ण ने जाके द्वारका थोड़ा लैंड रिज्यूम करी थी, से जो आज भी करते हैं, कोई नई बात नहीं है, इंसान हमेशा वही रहा है, लाखों सालों से वही रहा है। बहुत सारी सभ्यताएं आई, बहुत सारी मिट गई, बहुत आइसेज आई, बहुत खत्म हुई, फिर होलोसीन आया, पता नहीं कितनी बार ये हम लोग ये चक्कर में जा चुके हैं। तो वो उसमें वो जो 3 एनिमल हेडेड मुद्रा जो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया गया था जाने के लिए, वो भी पाई गई। ऐसी 3-4 चीजें जब उन्होंने दिखाई तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने सोचा हम तो ये मानते हैं कि महाभारत कृष्ण साथ माइथोलॉजी है, ये क्या दिखा रहे हैं। अगर द्वारका वहां पे पड़ी है, डूबी पड़ी है, तो कुछ सच होगा शायद। थोड़ा सा दिमाग इधर गया। कुछ ही दिनों बाद मेरी एक मित्र ने USA से मुझे सबसे पहले वो राम सेतु का चित्र भेजा जो नासा ने दिया, आप सबने देखा होगा अब तक। फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया कि नाम राम सेतु भी डूबा पड़ा है, तो ये क्या हो गया, और चलता गया। मगर सबसे असली मौका आया 2002 में। मेरे ही अपने एक स्टूडेंट भी थे और मेरे साथ कमिश्नर भी थे इनकम टैक्स में। वो मेरे पास अपनी एक प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर, आपने कभी नेहरू प्लेनेटेरियम देखा हो तो स्काई व्यू जो दिखाते हैं वही सॉफ्टवेयर है, नासा, इसरो, जितने भी स्पेस प्रोग्राम है वो उसको यूज करते हैं ज्यादातर।
तो वो लाके उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैंने वाल्मीकि रामायण से सब ये संदर्भ जो है निकाले कि उन्होंने बताया कि राम के जन्म के समय आकाश का दृश्य क्या था, मतलब कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ किस उसमें राशि में स्थित था। और एस्ट्रोनॉमी की थोड़ी सी नॉलेज रखने वाले लोग आपको ये कंफर्म कर देंगे कि जो इस समय ऊपर स्काई व्यू आपके सामने है वो 25,670 वर्ष से पहले रिपीट नहीं होगा। फिर बोलती हूँ कि जो स्काई व्यू आज आकाश में है पूरा का पूरा हूबहू हमारी जो सौर परिवार के लिए प्लेनेटरी जो प्लैनेट्स है वो 25,670 साल बाद आएगा। आज का व्यू आपको उससे पहले नहीं मिलेगा। तो ये बताने के बाद जब उन्होंने मुझे दिखाना शुरू किया कि वाल्मीकि रामायण में जो रेफरेंस दिए हैं वो एक किसी का पर्टिकुलर डेट को निकलते हैं और सीक्वेंशली मैच करते हैं, मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा था, पर वो मुझे दिखाते गए और मैं देखती गई और कई दिन तक उनकी रिसर्च चलती रही। वो मुझे अपनी रिसर्च की प्रोग्रेस दिखाते गए, फाइनली किताब भी छप गई। मगर जो भी कहिए शायद वो भगवान को प्रिय हो गए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका रिसर्च का काम जो है मेरे दिमाग पे इतनी छाप छोड़ चुका था कि मैंने अपना जीवन उस रिसर्च को समर्पित कर दिया। तो ये एक बड़ा अलग मेथड है और 99% नहीं 100% साइंटिफिक। हम उसमें कोई चीज आस्था को या स्पिरिचुअलिटी को किसी को नहीं लेते। मेथड सीधा साधा है। पुराने ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, रामायण, महाभारत, आर्यभट्ट जो भी किताब उठाए, बौद्ध, जैन जो भी उठाए, उसमें जहां जहां भी खगोलीय स्थितियां दी गई हैं, जहां जहां भी ये बताया गया है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ था, सूर्य किस राशि में था, मंगल किस राशि में था, या फिर कौन सा नक्षत्र उदय हो रहा था, कौन सा नक्षत्र पीछे छूट गया, कौन सा आगे आ गया, वो सब निकाल लीजिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ओमिशन के, पूरा निकाल लीजिए। उसके बाद बहुत एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉमर्स को हमने अपने साथ जोड़ा और ये प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर अब तो बहुत इजीली अवेलेबल है, तब हमने यूएसए से मंगवाई और अपने सिस्टम में डाला और उस पर हमने देखना शुरू कर दिया। एक बात पक्का था, निश्चय था कि मैनुअल नहीं करेंगे, ना करने देंगे, वही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो नासा भी यूज करता है, इसरो भी यूज करता है, नेहरू प्लेनेटेरियम यूज करता है, बिरला प्लेनेटेरियम यूज करता है, और उसके अलावा किसी और मेथड से ये डेट नहीं निकालेंगे। तो जब वो डेट निकलती है, अगर वो किसी कोई तिथि निकलती है वाकई में, पूरा 100% व्यू मैच करना चाहिए। ये नहीं कि जी 99% कर गया तो कोई बात नहीं, ना 100% मैच करना चाहिए और फिर सीक्वेंशली क्रमवार भी मैच करना चाहिए। तब हम समझेंगे कि वो वाकई कुछ सच्ची घटना होगी, क्योंकि अगर उस टाइम किसी ने आकाश में वो व्यू देखा, वो वाकई किसी दिन था और वो 25 साल बाद जो उसने व्यू बताया वो 25 साल बाद भी था, 50 साल बाद बताया वो 50 साल बाद भी था। अगर वो अयोध्या के आकाश लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से बताया तो भी सही था, अगर वो रामेश्वरम से बताया तो भी सही था। तो उसमें कोई बहुत बड़ी सच्चाई होगी, ये सब वैज्ञानिकों का और हमारा मानना था। हम उसके साथ चल दिए और बहुत साल, ये नहीं है कि 1-2 दिन में हो गया, हम 3-4 साल उस पर लगे रहे, मगर हमें वाल्मीकि रामायण में जो सफलता मिली वो मेरे आज तक भी रोकते खड़े कर देते। हमने वाल्मीकि रामायण की राम के जन्म से सारी ग्रह स्थितियां निकाल के लिस्ट कर ली, अपने सिस्टम पे चला ली। बड़ी स्क्रीन का लेके कंप्यूटर, लेफ्ट में उसको चलाते हैं, राइट में प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर चलाते हैं। राम के जन्म से आप उसको लगा दो और फिर टाइमर पे लगा दो, और वाल्मीकि तो राम ऐसे नेचुरली रेफर करते चले जाते हैं नक्षत्रों को और ग्रहों को, मेरे ख्याल में 1 घंटे का फर्क नहीं आता। वो स्काई व्यू इस तरह दिखाता है कि जैसे वो वाल्मीकि ने उसी तरह देखा और आज की सॉफ्टवेयर उसी तरह दिखा रही है। अब मैं आपको जरा सी झलक उसकी और जब ये खोलते आगे चलती जाएगी, मैं बता दूंगी, चलती। तो अब हमने सिर्फ फिर उसको रामायण पे नहीं छोड़ा,
ये आर्टिकल तो आपको मेरे ख्याल 2003-4 में बहुत सारे अखबारों में आए, मगर हमारी रिसर्च तो उसके बाद कंटिन्यूड है। और हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार भी रखा था 30-31 जुलाई को, APJ कलाम जी ने उसको इनॉग्रेट किया था। और हमारा सौभाग्य था कि उनको हमने पूरे डिटेल पहले दिए थे, मैंने खुद जाके सारे डिटेल एक्सप्लेन किए थे, और उन्होंने बहुत डीप स्टडी के बाद खुद 1 घंटे का एड्रेस देके उसका सारा डिटेल और पूरा एंडोर्स किया था। और ये भी कहा था कि ये हमारे जो इंडिया के एपिक्स हैं, महाभारत और रामायण, उनमें कितनी बड़ी सच्चाइयां हैं उसको जानने की कोई कोशिश क्यों नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि आग्रह करते हैं हम सारी यूनिवर्सिटी से कि कम से कम 100 PhD सिर्फ इस बात पे होनी चाहिए कि ये एथिक्स में क्या क्या सच्चाई है, साइंटिफिक वे से जानने के लिए। चलिए आगे चलिए, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, ये क्या कर सकते हैं, ये इंग्लिश में सॉरी। तो हमने ये जब रिसर्च कायम रखी, जितनी देर में खोलते हैं, तो हम कुछ संस्कृत स्कॉलर जोड़े जो वो श्लोक निकालते हैं, और एस्ट्रोनॉमर जोड़े जो उसकी डेटिंग करते हैं, और उसके बाद हमने कहा यहाँ नहीं रुकते, आर्कियोलॉजिस्ट जोड़े जो उन आर्कियोलॉजिकल रिपोर्टों पे जाते हैं जो आर्कियोलॉजी वालों की ही हैं, और उन्हीं की, हम कोई आर्कियोलॉजी जियोलॉजी कोई रिसर्च नहीं करते हैं। हम जो रिसर्च रिपोर्टें सरकार के उन दफ्तरों में, उन महकमों में अवेलेबल है, वहां से लाते हैं, कैसे भी लाते हैं, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन में लाएं, चाहे किसी कोशिश करें, चाहे कहें या खाएं या सिफारिश लगाएं, कुछ भी करें, मगर रिपोर्ट लेते हैं। रिपोर्ट लेके हम फिर उसमें निकालते हैं कि हमारे कंक्लूजन के साथ क्या क्या जुड़ता है। और हम हैरान हैं कि क्या सच्चाई है, और कोई देश पूरी अपने इतिहास को इतना भूल के बैठ सकता है कि उसको मालूम ही नहीं कि उसका ओरिजिन और उसकी सच्चाई क्या है। इसका सबसे बड़ा जड़ और उदाहरण मैं इसी बात पे दूंगी कि हमने बहुत बड़ी एक स्टडी पूरी इकोलॉजी की करी, वातावरण, जलवायु। आप सबको मालूम है कि हिमयुग आता है, आप सारे पढ़ते रहते होगी जी, ये तो सब सारा डिल्यूज हो जाएगा, सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और दोबारा से आइस एज आ जाएगी। आइस एज एक साइकिल है, 15, 16, 17 हजार साल बाद दोबारा आनी है, दोबारा से सिविलाइजेशन शुरू होंगे। अब हर साइंटिस्ट जो है वो कहता है कि हमें ये बताइए कि जब आइस एज के बाद सबसे पहले बर्फ पिघलनी शुरू होगी, कहाँ होगी? नॉर्थ पोल के पास के इक्वेटर के पास? वही इक्वेटर के पास होगी ना। तो भाई वो कहता है हर बार सिविलाइजेशन कहाँ होगी? जहां सबसे पहले पानी बहेगा, जहां नदी बहेगी, छोटी या बड़ी, वहीं तो आदमी जाके सेटल होगा जो जंगली बना हुआ है, वहीं तो कोई सभ्यता का उदय होगा। और जब वो सभ्यता का उदय होने लगेगा और वो आदमियों के नंबर बहुत बढ़ जाएंगे, और बहुत नंबर बढ़ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो तो इक्वेटर के पास तो ग्लेशियर बहुत शैलो होंगे, पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वो ऊपर तो जाएंगे ना, जरूरी जाएंगे। हर आइस एज के बाद यही होगा। अब भी अगर आइस एज आ गई, उसके 3000-4000 साल बाद की जो सिविलाइजेशन शुरू होगी वो भी ऐसी शुरू होगी कि पहले साउथ इंडिया और लंका में सिविलाइजेशन बढ़ेगी, साउथ अफ्रीका में बढ़ेगी, और उसके बाद वो ऊपर जैसे ही वहां पॉपुलेशन बढ़ेगी, पानी कम होगा, वो मध्य भारत में आ जाएंगे। मध्य भारत में पानी खत्म होने लगेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो हिमालयन रिवर में आ जाएंगे। जब वो हिमालयन रिवर में आ जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक उनको क्या बढ़िया जमीन मिलेगी जहां हर चीज पैदा हो सकती है, खूब पानी मिलेगा हजारों साल तक। तो बताइए कौन रोक सकेगा उस सभ्यता को विकसित होने से? कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। हर युग में, हर आइस एज के बाद यही होगा, और वही हुआ। और जो सारे इकोलॉजिस्ट या जो सब आर्कियोलॉजिस्ट सब यही कहते हैं ना कि होलोसीन पीरियड 10-12 हजार साल पहले से शुरू हुआ। अगर 12,000 साल पहले से होलोसीन मतलब पिछले आइस एज के बाद नई सभ्यता का उदय है ना, हिमयुग के बाद, तो वो आज शुरू हो गया, तो भाई वो सभ्यता तो होएगी जिस जगह पे हुआ, वो सभ्यता का कोई नाम भी होगा।
उसका कोई इतिहास भी होगा। ये कैसे हो सकता है कि 1500 BC से पहले सभ्यता ही ना हो? पानी भी बह रहा है, सूरज भी चढ़ रहा है, चंद्रमा भी आ रहा है, वनस्पति भी है, खेती भी हो रही है, तो वो होगा ही होगा। ये जब हमने ये देखा, हम तो हैरान हो गए, हमें यकीन नहीं आता था हर बार। जब हम ऋग्वेद निकालते हैं तो उसके श्लोकों की डेट करते हैं तो 8000 BC से 2500 BC तक 10 पार्ट है उसके आएंगी डेट्स। और देखिए, जो ऋषि ऋग्वेद के श्लोकों को कंपोज कर रहे हैं वही रामायण के पीरियड में भी है, क्योंकि वो उनके बीच में पड़ते हैं। अगस्त्य मुनि ले लीजिए, कितने श्लोक ऋग्वेद में हैं उनके, और अगस्त्य मुनि राम के टाइम में कितने फेमस। तो ऐसा वो डेट सीक्वेंस जुड़ता गया कि हमें हर तरह से, चाहे तो हमने एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग करी। अब एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग, हाँ जी यहाँ आ जाएगी, अब मैं आए देखिए, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग से हम अब सीक्वेंस में जाते हैं और तुरंत मैं आपको उसको लिंक कर दूंगी उसके बाद। ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 18 श्लोक 8 और 9 में जो दिया है उसकी ये ट्रांसलेशन है कि राम के जन्म के समय सूर्य मेष में, शनि तुला में, बृहस्पति कर्क में, शुक्र मीन में, मंगल मकर में, चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी की दोपहर कर्क की स्थिति में गलत, चंद्रमा पुनर्वासु से उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट। जब हमने सॉफ्टवेयर में, बहुत मुश्किल है, सॉफ्टवेयर में नॉर्मली आप लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दे सकते हो, डेट टाइम दे देते हो, उस टाइम में वो अपना स्टाइल ही दिखा देगा। मगर ये ढूंढना कि ये किस दिन अवेलेबल था, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत मुश्किल काम है। ये 2 महीने की अटेम्प्ट के बाद ये जनरेट होता है। हम पीछे चलते गए 2001 BC से पीछे जब 100% मैच करेंगे, एक्चुअली ये नहीं है, देखिए ऊपर सन एरीज में है, वीनस स्पाइसेस में, और मार्स कैप्रिकॉर्न में, सैटर्न लिब्रा में, जुपिटर, और ये मून कैंसर और जेमिनी से आ रहे हैं। मजेदार बात यह है कि वाल्मीकि ने यह भी कहा है कि जब तक उनका जन्म हुआ तो मून जेमिनी से जुपिटर की तरफ आ रहा था और पुनर्वासी नक्षत्र के पास से उदय हो रहा था। आप 2 घंटे पहले से सॉफ्टवेयर को टाइमर पे लगा दीजिए और बड़े ब्यूटीफुली जेमिनी से मून को जुपिटर तक मूव करते देखिए। इतनी प्रिसीजन है। और तो ये जो डेट निकली वो है 10 जनवरी 5114 BC, 10 जनवरी 5114 BC। अब आपको मालूम है कि हम मुस्लिम सब अपना त्योहार जो मनाते हैं ल्यूनर कैलेंडर से मनाते हैं। ये सोलर डेट है, क्रिश्चियन सब सोलर कैलेंडर से मनाते हैं। बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, वो नेट पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए कभी। सोलर कैलेंडर को ल्यूनर में कन्वर्ट करना, ल्यूनर डेट को सोलर में कन्वर्ट करना। अब मिलर बात देखिए, हमने 10 जनवरी 5114 BC को सोलर से ल्यूनर कैलेंडर में शिफ्ट करने की, डेट निकालने की सॉफ्टवेयर पे लगा दिया, और क्या निकला? ये निकला चैत्र का मंथ, शुक्ल पक्ष की नवमी। और कितने दिन तक तो हम खुद ही अपने आप की यकीन नहीं कर सके कि ये सच है क्या। और दोपहर के 12:10 जो आज भी हम रामनवमी मनाते हैं, आप सब जाते हो दोपहर को राम का जन्म मनाने, 12:10 की स्लाइड आपको जनरेट करके दिया, वो उसी टाइम वो एग्जैक्ट लोकेशन। उसके बाद हमने सोचा कि एक बात से तो कुछ नहीं होता, जब तक पूरा सीक्वेंस नहीं मिलता तब तक कैसे कह दें सही है, हो सकता है किसी ने गलती कर दी हो, कुछ हो गया हो। तो हमने उससे चल दिए। मैं आपको बहुत शॉर्ट में दूंगी क्योंकि वाल्मीकि रामायण में तो 95 रेफरेंस है, हमने 95 के 95 डेट किए हैं, मगर आपको सिर्फ 3 स्लाइड दिखाएंगे। इसके बाद जब दशरथ कहते हैं, वशिष्ठ के साथ बात कर रहे हैं कि देखो मेरे नक्षत्र तो इसी ऐसे ऐसे गिरे हुए हैं और राम का कल जन्मदिन है, राम को राजा बना देते हैं, जल्दी से बना दीजिए बस, और मैं तो चला जाऊं, नहीं तो ऐसे टाइम में राजा का अच्छा दिन नहीं होता, कोई बड़ा अन्याय कुछ हो सकता है ऐसा। और वो जो है वो निकाल वो करते हैं, आपको मालूम है कि बिल्कुल राम राज तिलक के समय वो बनवास थे। अब हम आपको वो स्लाइड दिखाते हैं। ये अयोध्या कांड 4 सर्ग श्लोक 18, 21 और 22। उनमें ये दे रखा है कि दशरथ श्री राम को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि सूर्य, मंगल और राहु ने उनके नक्षत्र रेवती को घेर रखा था और दशरथ की राशि मीन राशि थी। चंद्रमा पुनर्वासु मिथुन से 19 नक्षत्र की ओर जा रहा था। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी। अब ये आपको मैं स्लाइड
और लक्ष्मी, ये देखिए। मैं एक्चुअली मेरे पास छोटा ना यहाँ पे, आई नॉर्मली रेपरेटेड माई सेल्फ, यहाँ स्पेशलिटी नहीं है। तो ये देखिए मैं यहाँ से दिखाती हूँ। तो ये है तीनों वीनस, मर्करी और सैटर्न, और वो उनके तीनों जो नक्षत्र हैं वो उन्होंने एग्जैक्ट घेर रखा है। और वो कब है? 5 जनवरी 5089, पूरे 25 साल बाद। और उस दिन बिल्कुल वही कॉन्फ़िगरेशन और आकाश का व्यू है जो वहां दिया है। और जब हमने इसको कन्वर्ट किया ल्यूनर कैलेंडर में, तो ये भी चैत्र का मंथ शुक्ल पक्ष की नवमी निकला। और क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ये लिख रखा है कि कल राम का जन्मदिन है और तभी उनको राजा बनाएंगे। और वो उसी दिन, वो जन्मदिन के दिन, वो डेट, उससे पूरा आकाश का व्यू मिलता है। हम और आगे चलिए। उसके बाद जो मेजर, बहुत मेजर स्लाइड है, वो नेक्स्ट है कि आप सब ने जिसने रामायण को जरा सा भी पढ़ा होगा, देखा होगा, खरदूषण के साथ वॉर के समय बड़ा ग्राफिक डिटेल है सूर्य ग्रहण का। ऐसा सूर्य ग्रहण का डिटेल आज भी किसी कविता में कम मिलेगा। ऐसा परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। पूरे 16 श्लोक वाल्मीकि ने लगाए हैं उस सूर्य ग्रहण को डिस्क्राइब करने के लिए, कि कैसे वो रेड हुआ, सराउंडिंग धीरे धीरे कैसे वो अंधेरा हो गया, कैसे पक्षी भागने लगे, कैसे सेना भाग आई, कि ये क्या हो गया, दिन में अंधेरा कैसे हो गया। तो ये सब जो है आप ये भी देखिए कि कैसे वाल्मीकि रामायण में वो श्लोक डिस्क्राइब है। और चलिए, ग्रहण के समय मंगल ग्रह दिखने वाले अन्य ग्रहों के मध्य में था। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये देखिए, ये मंगल ग्रह है, ये सन और मून, आपको ग्रह दिखाई दे रहा है। ये सन है, उसके बिल्कुल आगे आके मून सेट हो गया। और ये मर्करी और वीनस है, और इधर नेचुरली इस मून के इधर सन, मून और सैटर्न हो गए। तो उस टाइम एंड वो बिल्कुल वही डेट आती है जो वाल्मीकि रामायण में डिस्क्राइब है। आप कहेंगे डेट कैसे डिस्क्राइब है? क्योंकि वाल्मीकि जब अपना जन्म से उनका शुरू करते हैं तो वो तिथियां और ऋतुएं बताते चले जाते हैं, कैसे ऋतु बदल गई, स्थिति को, ये वहां पहुंच गए, ये वहां पहुंच गए। तो यहाँ से लेके राम के अयोध्या वापिस आने तक एक एक डेट इंग्लिश डेट से भी मिलती है, और उसको जब देसी तिथि में लूनर कैलेंडर में कन्वर्ट करते हैं उससे भी मिलती है। मैंने थोड़ी सी किताबें यहाँ छोड़ी हैं, इनमें बहुत शॉर्ट में जनरल समझने के लिए आर्टिकल है, दर्शनलाल जी के पास है, कुछ बांटी है। और मैंने कुछ थोड़ा सा ये आर्टिकल अपने एक sarojpala.blogspot वेबसाइट पे भी डाला, जो बहुत sarojpala.blogspot.com पे भी डाला। नेक्स्ट .blogspot BLOG SPO और एक हमारा sarveda.org का वेबसाइट भी है, उस पर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, www.sarveda.org। तो अब हम इसको और ज्यादा नहीं करेंगे, हम ये इसके बाद आपको मैं एक ये स्लाइड भी दिखाएंगे हमारे चलते कभी। एक जब हनुमान सीता से मिलके वापस आते हैं, एक स्काई व्यू का वाल्मीकि ने ऐसा डिस्क्रिप्शन किया है कि पूरी की पूरी राशियों को उन्होंने 8 राशियों का डिटेल दिया है। एक बार तो 6 राशि देख सकते हो ना आप आकाश में, 6 से ज्यादा तो नहीं ना देख सकते, मगर उन्होंने 4.5 घंटे का पीरियड एग्जैक्ट जो डिटेल दिया है कि वो वहां से चल दिए तो ये राशि, ये नक्षत्र सामने थे, फिर वो पीछे हो गए, दूसरे आ गए। पूरे 4.5 घंटे के टाइम में आप वो टाइमर पे सॉफ्टवेयर को लगा दीजिए, जो 2 राशि वाल्मीकि कहते हैं पीछे चलेगी, पीछे चली जाएगी, जो दूसरी 2 ऊपर है ऊपर आ जाएगी, और एग्जैक्ट उसके टाइम और डेट मिल जाएगी। इतनी प्रिसीजन है। आप दाद दीजिए उन वाल्मीकि की जिनकी इतनी जबरदस्त नॉलेज थी कि आज से 7000 साल पहले उन्होंने ऐसा आकाश का व्यू खींच दिया। और जन्म के समय हमने अयोध्या का ही लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लिया, इसके साथ खरदूषण के साथ युद्ध के समय नासिक का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लिया पंचवटी, और सीता के से मिलने के बाद हनुमान का वापस आने के लिए लंका और रामेश्वरम का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लिया। वो तभी ठीक निकल गया
मायने, इतनी प्रिसीजन है। तो अगर उनको मालूम नहीं था तो क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि भाई रामेश्वरम से ऐसा ऐसा स्काई दिख रहा होगा और मैं लिख देता हूँ और वो सीक्वेंस बन जाएगा? कोई ऐसा एस्ट्रोनॉमर अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ और ना शायद होगा जो सॉफ्टवेयर से इतना ऊपर होगा कि वो कुछ भी सीन खींच देगा। तो ये जब हमारे सामने सीक्वेंस आया तो कुछ आर्टिकल हमने लिखे और बिल्कुल सही है, माइंडसेट बहुत क्लोज्ड है। माइंडसेट ये जानने को तैयार ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। हम अपने उसको इग्नोर करने में बहुत खुश हैं कि होगा कुछ होगा, चलो छोड़िए थे या नहीं थे कोई बात नहीं। मगर अब हमने सोचा कि बाकी को भी तो देखें। महाभारत, कृष्ण, अब कृष्ण का लेके मैं आपके सामने आती शायद कुरुक्षेत्र की धरती पे आप सबको और भी अच्छा लगता, मगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाभारत के 1 लाख से ऊपर श्लोक है और हमारे साइंटिस्टों को इस पे काम करते 3 साल हो गए। हम लोगों ने इतने सारे श्लोक निकाल लिए हैं कि आधे श्लोक सारा डेट सीक्वेंस बना देते हैं 1500 बीसी का, 1400-1500 बीसी में, और आधे श्लोक पूरा डेट सीक्वेंस बना देते हैं 3100 बीसी का। कैसे आए आपके सामने? क्या फैसला करें कि कृष्ण का पीरियड 3100 बीसी है या 1500-1600 बीसी है? मगर हमने रिसर्च बंद नहीं किया। हमने उसको ये देखना शुरू किया कि महाभारत में कौन से श्लोक ओरिजिनल हैं और कौन से बाद में ऐड हुए हैं। हो सकता है कि जो पूरा ब्लॉक या तो ओरिजिनल है वो एक सही सीक्वेंस दे रहा हो, या जो बाद में जिन्होंने इंटरप्लेट किए वो एक अलग सीक्वेंस दिया हो। मैं कुरुक्षेत्र की भूमि में आप सबसे ये अपील करती हूँ कि अगर आपको किसी को ऐसी किसी स्टडी की नॉलेज है जिसमें किसी ने ये निकाला हो कि महाभारत के कौन से श्लोक ओरिजिनल हैं और कौन से इंटरप्रेटेड हैं, तो आप कृपा हमें दीजिए, ताकि हमारे पास सब किया हुआ है। हमें आपके सामने सिर्फ ये लेके आना है कि हमारे हिसाब से ओरिजिनल श्लोक के हिसाब से ये डेट बनती है, चाहे वो 1500 बीसी बने या 3000 बीसी बने। तो इसलिए हम आपके सामने आज महाभारत की डेट प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। तो मगर अब आप देखिए कि इसके साथ बंद करने का कोई सवाल नहीं था। उसके बाद हमने कहा आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे साथ बहुत मतलब अच्छे आर्कियोलॉजी जुड़े हुए हैं, और जब हमने देखा कि ये स्कूलों कॉलेजों में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पढ़ा के सिंधु घाटी, बाकी के जो 1200-1400 साइट दिख हुए उनका नाम नहीं। और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो कब हुए? 1921-1931। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद डेटिंग मेथड कब आया? डेटिंग मेथड तो 51 में आया इंडिया में। तो उसके बाद जितनी डिगिंग हुई उनकी क्या डेटिंग हुई और क्या हुआ, क्या डिटेल है। मेहरगढ़, कालीभंगन, लोथल, धोलावीरा, झूसी, लोहरा देवा, ऑल दीज आर दिस यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एरियाज। और सभी में कितना जबरदस्त डेट सीक्वेंस उन्होंने पेश किया है कि 8000 बीसी से लेके आज तक सिविलाइजेशन की लेयर कंटिन्यू चल रही है। 15 लेयर्स एक ही जगह एक साइड से डिग करी गई है कि वो 8000 बीसी में, आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन थी, उसके 1000 साल बाद वो पॉटरी भी जान गए, उसके 1000 साल बाद मेटलर्जी भी ऐड हो गई, उसके 1000 साल बाद कपड़ा ऐड हो गया। तो आप जाइए जरा लोहरा देवा का लेटेस्ट साइट गोरखपुर के पास देख के आइए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हिंदुस्तान की धरती के नीचे है क्या और कितने कितने हजारों सालों की सभ्यता को वो दिखा रही है। और हम उस पर आंखें बंद करें, क्योंकि हमारे किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। और पढ़ाया भी क्यों नहीं जाता? क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में जो ये सब रिसर्च रिपोर्टें आती हैं उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज के स्कूल सिलेबस, कॉलेज सिलेबस में शामिल किया जाए। आप सब अपनी जगह ये कोशिश करिए, यूनिवर्सिटीज को, सभी को, सरकारों को, कुछ नहीं डालना, कुछ भी सुपरइम्पोज नहीं करना। जो उनके पास रिपोर्टें पड़ी है वो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे। बच्चों का हक है, ये हमारा हक है जानने के लिए कि हमारे और वर्ल्ड के वैज्ञानिकों ने क्या ढूंढ निकाला है। अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बताती हूँ। हमने बुलाया नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा से श्री राजीव निगम को, वर्ल्ड वाइड नोन साइंटिस्ट हैं ऑन फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर वॉल्यूम्स। समुद्र का पानी कब कितना चढ़ा उतरा इसकी स्टडी के माहिर हैं, चाइना, यूरोप, सभी जगह रहते हैं। उन्होंने जब अपनी प्रेजेंटेशन दी, जो मुझे भी मालूम नहीं था हमारे सेमिनार में, तो उन्होंने क्या सीक्वेंस जोड़ा
जो हमारा यही तो डेटा है ना, 7000 साल पहले राम का समय आया, अगर हमारी एस्ट्रोनॉमिकल या बोलिए तिथि ठीक है। और जब वो अपनी वाटर फ्लक्चुएशन दिखा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि हमारी एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग क्या है, हमें मालूम नहीं है कि उनकी फ्लक्चुएशन क्या है, तो वो दे रहे हैं कि 7000 साल पहले ये जो समुद्र का लेवल था इधर लंका के पास सारा मन्नार में, ये 9-10 फुट नीचे था। और कहाँ है राम सेतु? 9.5 फुट नीचे। और मैं वहां गई और मैंने खुद मेजर करा कि उसका डेप्थ क्या है। और ये जानने के बाद और फिर देखिए द्वारका, उन्होंने बताया द्वारका का वाटर वॉल्यूम, उन्होंने कहा 1500 BC में ये जो द्वारका में ये जो सबमर्ज सिटी है द्वारका का, जो उसका लेवल दिखाया उन्होंने, दैट्स अबाउट 12 फुट, मैं शायद बोल सकती हूँ 12 फीट था, आप तो फिर सकते हैं ना। तो वो बिल्कुल 1500 BC में वो समुद्र से ऊपर, वो वाटर लेवल उतना नीचे था। ऐसी कमाल की प्रेजेंटेशन और साइंस की रिपोर्टें वहां पड़ी हैं, इंटरनेशनल मैगजीनों में आ गई हैं, साइंटिस्टों को अवार्ड मिल गए हैं, मगर हमें मालूम नहीं। और सुनिए, आपकी वर्ल्ड वाइड जेनेटिक स्टडीज होती हैं, आप जेनेटिक्स जो आपके क्या कहेंगे जी हिंदी में इसको, अनुवांशिक। तो ये जो 3 मेन जेनेटिक स्टडीज अभी तक वर्ल्ड वाइड हुई है, जो सारी वर्ल्ड पॉपुलेशन को लेती हैं, एक सफरोजा ने करी, एक कैनेडी ने करी, तीसरी एक ज्वाइंट टीम है, मेरे को नाम भूल गया। तो सफरोजा और कैनेडी की जो दोनों स्टडीज है बहुत वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज्ड ग्रेट स्टडीज है। उन स्टडीज ने क्या कहा, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हिंदुस्तान में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हिंदू, मुस्लिम, संस्कृत स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, द्राविड़ स्पीकिंग, या फिर ट्राइबल और कोई भी द्राविडियन और आर्यन जिसको सो कॉल्ड हम कहते हैं, सबका जेनेटिक प्रोफाइल एक है। और वो जेनेटिक प्रोफाइल 55,000 साल से एक है, 55,000 साल से एक है। और वो पिछले 11-12,000 साल से सिविलाइज्ड आदमी का जेनेटिक प्रोफाइल है। हम बड़े हैरान हुए, हमने कहा कि आपको कैसे पता चलता है कि ये सिविलाइज्ड आदमी का जेनेटिक प्रोफाइल है, हमारी समझ में तो नहीं आता। तो उन्होंने बताया बहुत सिंपल था, कहते देखो आपको लेमैन के हिसाब से समझा देते हैं, बड़ा टेक्निकल टॉपिक है। आप बॉडी का जबड़ा ले लीजिए, जब सिविलाइज्ड आदमी नहीं है तो उसका जबड़ा वाइल्ड एनिमल जैसा होगा जो मांस चीरेगा और खाएगा, मगर जब वो अच्छी भाषा बोलने लगेगा, फूड खाने लगेगा, तो उसके जबड़े की स्ट्रक्चर ही बदल जाएगी। तो कैसे ही आपको किसने कह दिया कि जेनेटिक्स ये नहीं बताएगा कि आदमी सिविलाइज था कि नहीं, बिल्कुल बताएगा। तो वो कहते हैं कि 12,000 साल से आदमी सिविलाइज्ड आदमी इंडिया में रहा, कंसिस्टेंट भाषा बोलता था, फूड खाता था, और वो चाहे द्राविडियन था, नॉर्थ इंडियन था, अंडमान का ट्राइबल था, या बस्तर का ट्राइबल था, या नॉर्थ वेस्ट का ट्राइबल था, उसका जेनेटिक प्रोफाइल एक ही है। और वो जेनेटिक प्रोफाइल सेंट्रल एशियन के जेनेटिक प्रोफाइल से नहीं मिलता। अब इस रिपोर्ट को तो हम अपने मिनिस्ट्री में रखे, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, एंथ्रोपोलॉजी, वो तो उसको साइंस भी नहीं मानते अभी। आई मीन एंथ्रोपोलॉजी वाले इतने दुखी हैं इस बात से कि हमें कल्चर के अंदर रख रखा है, इट्स अ प्योर साइंस। उनको यही नहीं पता चल रहा कि ये तो इतनी बड़ी साइंटिफिक रिपोर्ट है, वो समय में ये भी कोई कल्चर का ही पार्ट होगा, ये तो हालत है हमारी। तो क्या हम जो चीज हमारी इतनी बड़ी यूनाइटिंग फैक्टर हो सकती है कि भाई द्राविडियन और नॉर्थ इंडियन हमारे एंसेस्टर एक है, हम अलग नहीं है, हम एक हैं, उसको हमने डिवाइडिंग फैक्टर बना दिया जबरदस्ती कि द्राविडियन हमेशा ये सोचता रहे कि नॉर्थ इंडियन अपने आप को क्या समझता है, ये कहता है कि हम तो जरूरी थे, हम आके द्राविडियन बन गए और सभ्य तो यही। क्या किया है हमने अपने देश के साथ? धोखा। अगर अब हमारे सामने ये रिपोर्टें आ ही गई हैं, तो कम से कम उनको अब तो पढ़े। तो ये है जो सारे फैक्टर यूनाइट करके। अब आप ले लीजिए, आपका इसरो है, रिमोट सेंसिंग पिक्चर करता है। अब जब रिमोट सेंसिंग पिक्चर वो करते हैं तो वो कहते हैं इट इज अ माइटी रिवर सिस्टम, और जो बिल्कुल वही लोकेशन पे है जो सरस्वती रिवर सिस्टम डिस्क्राइब है। और उसके ड्राई पैलियो चैनल, ड्राई पैलियो बहुत पुराने चैनल है, आप देख लीजिए, मेरा तो घर उसके बीच में है, पंचकुला में, जहाँ घग्गर का क्या चौड़ा बेल्ट है, वहां बारिश में थोड़ा सा नाला बह जाता है, तो कभी कोई रिवर बहता होगा, तभी तो इतना चौड़ा रिवर बेल्ट पड़ा है वहां। आप चले जाइए, मैं तो यहाँ पूरा ट्रेवल किया, इसके साथ साथ जो सरस्वती का रूट पड़ता है तब तो गुजरात,
तो कितने चौड़े चौड़े चैनल वहां ड्राई पड़े हैं, और कितनी जगह हम लोगों ने डिग कर करके नीचे जो ट्रैप्ड वाटर है, जब भी कोई रिवर नॉन पेरिनियल बनता है तो वाटर तो ट्रैप होगा ना नीचे आके, और उसको निकालते हैं। अब क्या जैसलमेर की तो किस्मत बदल गई 4 कुएं निकालने से, 4 कुएं डिग करने से। उन्होंने नीचे देखा कि ये तो हिमालयन वाटर है। भाई अगर हिमालयन वाटर कहाँ से आया, अगर हिमालय से कोई रिवर नहीं बह रहा था उधर, अगर वो सरस्वती नहीं था तो कोई नाम तो दो उसको, रिवर को नाम तो दोगे ना, कहो सरस्वती, कहो जो भी रिवर का नाम देने दो, मगर लोगों को वो पानी तो पीने दो, प्यासे तो मरने न दो। ये तो नहीं सोचो कि अगर हमने ये टिक कर दिया तो ये सरस्वती का पानी हो जाएगा, और ये तो फिर धरती भी हिंदू मुस्लिम हो जाएगी और नदी भी हिंदू मुस्लिम हो जाएगी। कभी ऐसा हुआ है? इतिहास तो धरती का होता है, उसमें पता नहीं कितनी जनरेशन अच्छी रहेंगी। कभी कोई हिंदू धर्म को मानेगा, कोई बौद्ध को मानेगा, जैन को मानेगा, क्रिश्चियनिटी को मानेगा, मुस्लिम को मानेगा। धरती के लिए तो सभी डियर हैं, सभी उसके बेटे हैं, सभी उसकी बेटियां हैं, और सभी उसकी आदर करते हैं। तो भाई उसको जब तक बताओगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा स्टूडेंट। मैं तो समझती हूँ बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है हमारे बच्चों को कि वो देखने को। अब मैं कंक्लूड करने से पहले मेरे को लगता है आप सब जाना चाहते होंगे, तो ये मेरे को वापस चला भी। तो अब मैं आपको 2 पिक्चर्स राम सेतु की दिखाऊंगी। आप देखिए कि हमने भी कैसे उसको अपनी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया। हम सब बहुत खुशी से ये कहना चाहते हैं कि जी राम, वो नल नील ने पत्थर गिरा दिए, राम का नाम लिखा, सब जुड़ गए, तर गए और पुल बन गया। मगर मैं 4 बार वाल्मीकि रामायण को पढ़ चुकी उस पोर्शन को। हर बार मैं देखती हूँ कि उसमें ग्राफिक डिटेल है कि पहले राम अपनी सेना लेके नॉर्थ में कैंप कर रहे। जरा साथ में चलिए, नॉर्थ में ये बने वो प्रेजेंटेशन यही है, उसमें इंग्लिश में देखो। हाँ जी, तो वो वहां चले गए, वहां उन्होंने सर्वे किया कोटिकरी, नॉर्थ ऑफ श्रीलंका। यहां नहीं बन सकता कोई, तो लोकल से इंक्वायर किया। उन्होंने कहा रामेश्वरम की तरफ जाइए, पूरा रास्ता ढूंढ के। नेक्स्ट या आगे चल दीजिए। तो वो वहां गए रामेश्वरम, या ये तो है जो आपको नासा का दिखता है, सभी ने देखा होगा। अब आगे मैं दिखाती हूँ, चलिए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, ये अब जब मैंने इसको देखा, पूरा ब्रिज तो आगे है, ये छोटा सा पोर्शन है जिसके साथ एक रस्सी बुनी हुई सांप दिखाई दे रही है, दिख रही है छोटे से पोर्शन में। ये पोर्शन सिर्फ 300-400 गज होगा आज ये। अब मेरी जिज्ञासा ये बढ़ी कि ये पोर्शन अलग क्यों है, और इसको देखने भी जाया जाए और इसको समझा जाए ये क्या है। खैर गॉड इज टाइम ऐसी सर्विस में थे कि कोई ना कोई कह के कुछ ना कुछ अरेंज कर सकते थे। तो मैंने अपने स्टूडेंट को चेन्नई में ये बोला कि जब भी तुम मुझे इस पुल के इस पोर्शन पे ले जा सके तो मुझे फोन करना, मैं वहां से होके आ जाऊंगा। सो आई वॉज मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, और उसने मुझे फोन किया कि उसका ब्रदर जो है, यहाँ हिंदुस्तान में इतनी मुश्किल से आपको ऐसी जगह देख के आनी पड़ती है, इसलिए बता रही मुझे, अदरवाइज नहीं बता रही। क्योंकि अगर कोई और अटेम्प्ट करेगा कि मैं इस पोर्शन पे पहुंच जाऊंगा, जोर लगा लो, आप पहुंच नहीं पाएंगे, कोई जाने नहीं देगा। तो उसने कहा कि मेरा ब्रदर रामानाथापुरम का डीसी लग गया है, मैं वो मेरा स्टूडेंट भी रहा था, तो आप अब आ जाइए, मैं आपको ब्राइट उसके ऊपर ले जाऊंगा। हम गए तो वहां जाके डीसी के पास भी बैठ गए, और उसने कहा एक ग्लास बोट मंगा लीजिए। ग्लास बोट्स हैं वहां, लोग जाते थे ग्लास बोट में, बकायदा देख के आते थे इस पोर्शन को, क्योंकि ये क्लियरली दिखाई देता है कि ये मैनमेड है, छोटा सा पोर्शन, बाकी सब नेचुरल फॉर्मेशन लगती है। तो उसने जब बुलाया, वो कहते कि यहाँ तो कोई ग्लास बोट नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि करुणानिधि जी के ऑर्डर से सारी ग्लास बोट्स उस एरिया से रिमूव कर दी गई हैं, और पूरा बैन कर दिया गया है कि आप कोई ग्लास बोट लेके यहाँ नहीं जा सकते। तो क्या करें? उसने ये कहा कि मेरे पास एक बोट है जिसके 2 साइडों में थोड़ा एक्सटेंडेड, जिसमें खड़े हो सकते हो, है। तो वो क्या इस पे वो स्नॉर्कल समथिंग लगाते हैं, है ना? हाँ, वो तो आपको लेवल वो नहीं ना, मतलब वाटर के साथ जोड़ना है उसको, तभी वो मीडियम फर्क ना हो तो दिखाई देगा। तो कहता मेरी जो तो वो रो करने की वो है स्टिक है, मैं उसको उसमें मेजरिंग पॉइंट लगे हुए हैं, तो मैं मैन को ले चलता हूँ, और हिम्मत करिए तो ऐसे देखिए। हमने कहा ठीक है, आप देख में आए, चले ऐसे चलेंगे। तो चले गए, और उसने उसके फुट उसके ऊपर हम लेटे और वो लगाया, और वो
देखा भी और उसको मेजर भी किया, एग्जैक्ट 9.5 फुट की डेप्थ थी ये क्वेश्चन। और इसी तरह उसमें अलग अलग पत्थर के टुकड़े जुड़े पड़े अभी तक, मगर सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी हैं, बाकी सब डैमेज हो गए। उसके बाद हमने बहुत रिसर्च किया, सरस्वती महल लाइब्रेरी में गए, रामेश्वरम की लाइब्रेरी में गए और सभी कुछ जो भी देख सके देखा। क्या निकला ये कि वापस पढ़ो वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है कि राम ने 3 दिन आके सर्वे किया, सर्वेक्षण इज द वर्ड यूज्ड है, कि यहाँ पे पुल बन सकता है। अब वो कहते हैं बनाया कैसे जाए भाई, कोई चाहिए शिल्पकार चाहिए, शिल्पकार को बुलाइए। शिल्पकार कौन ढूंढा जाता है और लैंग्वेज क्या यूज की है। सुग्रीव कहता महाराज ये भी कोई मुश्किल बात है, मैं ढिंडोरा पिटवा देता हूँ, इस एरिया में सबसे बड़े शिल्पकार नल हैं और क्या देता हूँ, अगर वो 24 घंटे में हाजिर नहीं होते उनको मौत की सजा दे दी जाएगी। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लेट मी टेल यू। और वो कहते हैं नहीं जी वो तो हाजिर हैं, आप इनसे पुल बनवाइए, आप बताइए। और वो कहते हैं आप सर्वे करिए, नल सर्वे करके बताते हैं हाँ यहाँ पुल बन सकता है। कैसे बनाएंगे हम 5 दिन में बनाएंगे, शुरू में कह रहे हैं। और क्या करेंगे, अब मैं समझती हूँ कि हम इतने मूर्ख हैं, अपने आप को मूर्ख कहा। उसके बाद उसमें क्या है, उसमें ये लिखा है कि पहले देखिए उसमें बहुत लंबी बरेती रॉक और वो एक नेचुरल रूट बना हुआ है। ये जो यहाँ से पंबन से मन्नार तक एक नेचुरल रूट बना हुआ है, बीच बीच में टूटा हुआ है जो भरना है। तो वो ये कहते हैं कि पहले दिन ताड़, आम, दुनिया भर का हर पेड़, हर तरह की चीजें उन्होंने गिन दी हैं और तरह तरह के पत्थर, स्टोन गिन देते, कम से कम 25 चीजें गिनी उन्होंने कि अपनी पूरी सेना लगा दी, यहाँ ढेर लगा दे बोला कि। और हम वो पोर्शन बनाते जाएंगे, एक पोर्शन बनेगा तो हमारी सेना उसके बाद जाके पड़ाव करेगी। तो सुनिए, अगर उसके बाद कोई पहाड़ी या कोई टापू या बरेती नहीं है तो सेना क्या पानी पे कैंप करेगी। वो एक एक पोर्शन भरते चले जा रहे हैं और 5 दिन में वो गैप्स को भर देते हैं। यही तो श्रीलंका वाले बार बार कह रहे हैं कि भाई ये पुल तो राम से भी बहुत देर पहले से यूज हो रहा है, ये तो बार बार वो बह जाते हैं जो फील्ड पोर्शन है और द्वारा भर दिए जाते हैं, यूज होता रहता है। वो कहते हैं इस पे लैंड रूट बनाइए। श्रीलंका का तो यही झगड़ा है ना इंडिया से कि लैंड रूट बनाइए। आप सोचिए कि अगर इन्होंने बिजनेस भी करना हो, अगर आज इस पुल के ऊपर लैंड रूट बना दें, आई कैन गारंटी कि 1 साल में 10 करोड़ इंडियन उसके ऊपर चल के आ जाएगा और क्या इनकम कमाएंगे। और उसकी बजाय सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा हम इसको ब्लास्ट करें, सेतु समुद्रम बनाएंगे ताकि इसमें शिप जा सके। फिर मैंने वेबसाइट खोले, शिकागो यूनिवर्सिटी है वो कितनी अटेम्प्ट होली वहां पे इनको ब्लास्ट करने की, कितनी बार वो द्वारा भर जाता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल ऑन द 2 साइड्स, सरफेस लेवल। ये कितना भी ब्लास्ट करने, जैसे ही वो ब्लास्ट करते हैं तो वो दूसरी साइड का सैंड आके इधर डिपॉजिट हो जाता है, वो फिर बंद हो जाता है। मगर ऐसा तो बहुत बड़ी खेल है भाई। अब जब आपको 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहा है, आप 1200 करोड़ का वो मंगवा लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, नहीं वो नीचे बता सकेंगे, नहीं डायनामाइट नहीं, वो जैसे आपकी ये डिग करते हैं, ड्रेजर, सॉरी थैंक यू सो मच, ड्रेजर 1200 करोड़ का ड्रेजर फ्रांस से इम्पोर्ट कर लिया और जब उसने काम शुरू किया ड्रेजर डूब गया और ड्रेजर को निकालने के लिए फ्रांस से उन्होंने अंडर वाटर ड्रेन मंगवाई और वो डूब गई। अब ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम किसी को देंगे नहीं, मगर सुब्रमण्य स्वामी जो थे उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन में डाल दिया मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज सिब्बल साहब को कि आप हमें इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने एपीजे कलाम जी को अपील कर दिया, तब एपीजे कलाम ने ऑर्डर कर दिया कि इनको इंफॉर्मेशन दीजिए और इंफॉर्मेशन आ गई कि 1200 करोड़ का ड्रेजर फलानी डेट को बाहर हुआ और वो डूब गया। और उसके बाद ये लिया गया और ये भी डूब गया और उसके बाद अब इनकी हिम्मत नहीं है कोई जा नहीं रहा, इसलिए सेतु समुद्रम का झगड़ा वहीं का। ठीक है, अब तीसरी इंफॉर्मेशन देखिए जो कॉन्फिडेंशियल थी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने स्टडी ऑर्डर करी
कि इसके प्रिलिमिनरी स्टडी, वेरी प्रिलिमिनरी, क्यों रिसर्च नहीं करता कोई? क्यों नहीं वो ऑर्डर कर सकते पूरी टीम को जो साइंटिफिक रिपोर्ट दे दे कि क्या है? प्रिलिमिनरी स्टडी की रिपोर्ट धूमधाम से सिब्बल साहब गए कैलकाटा में रिलीज कराए 2006 में, जब अभी चलना नहीं खड़ा हुआ था ये सारा सेतु समुद्रम का। और उस रिपोर्ट में लिखा है कि ये इसके कुछ पोर्शन पुल के ऐसे हैं जिसके दोनों तरफ ह्यूमन रिमेन्स हैं और जिसमें मेसोलिथिक और माइक्रोलिथिक टूल्स हैं। क्या that there has been a human hand working sometime somewhere here। तो पहले तो आपने धूमधाम से रिलीज कर दी, हमारे जैसे किसी लोगों ने कॉपी भी ले ली, और उसके बाद आपने फटाफट उसको जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी कॉन्फिडेंशियल डिक्लेयर कर दिया। क्या कॉन्फिडेंशियल डिक्लेयर हो जाएगा? सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर किताब लिखी राम सेतु, इन्वर्टेड कॉमा में सब कुछ कोट कर दिया इंक्लूडिंग सिंबल स्पीच कि उन्होंने वहां ये कहा। आप सब खरीद सकते हैं, राम सेतु नाम है किताब का। तो ये जो है हमें समझ में नहीं आता कि हमारे ही कंट्री की एंशिएंट हेरिटेज को हम क्यों छुपाना चाहते हैं। वो सभी इंडियंस की है, कोई नहीं कह सकता कि वो हिंदू की है, सिख की है, मुस्लिम की है। जब मुस्लिम का जेनेटिक प्रोफाइल वही है जब आपका है, वो यहीं का ओरिजिनल है, तो वो नॉन इंडियन तो नहीं बन जाता अगर उसका जेनेटिक्स अलग, वरना अगर उसने धर्म अलग मान लिया। तो क्वेश्चन तो ये है कि हम अपनी ही एंशिएंट उसको, और इतनी साइंस नॉलेज होने के बाद हम उसको कोई कोरिलेशन करके किसी के सामने डालने की कोशिश नहीं करते। और पूरा का पूरा सीक्वेंस जो हम एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह से मैं तो देखती हूँ, हम रिवर्स ले लीजिए, हमने एक अपनी स्टडी यही कर दी कि आप वाटर वॉल्यूम इन रिवर पे रिसर्च करिए कि ऋग्वेद में सरस्वती का माइटी रिवर, सरस्वती की 7 ट्रिब्यूटरीज है। यजुर्वेद में क्या हुआ? 5 ही रहेगी। इफ यू रीड यजुर्वेद, जहां सरस्वती का रेफरेंस है, वो कहेंगे 5 उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ऋग्वेद में 7 ट्रिब्यूटरीज है। रामायण में इट इज अ माइटी रिवर, भारत क्रॉस करते हैं। महाभारत में आके वो जगह जगह से लुप्त हो गई है। ठीक है, तो क्या वही सीक्वेंस, एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन बाय जी.आर. शर्मा ऑफ इसरो, सेम डेट सीक्वेंस वो दे रहे हैं कि वो यही सीक्वेंस है? भाई इसका मतलब जो ये सब वेदों में और एपिक्स में लिखा है वो तो पूरा सच है। उस सच को माइथोलॉजी डिक्लेयर करने में हम लोगों ने पूरा जोर लगा रखा है, पूरा जोर लगा रखा है। और जो साइंस उस सब को प्रूव करी जा रही है उसको कब तक इग्नोर करेंगे? जब हमने मिनिस्टर साहब को उसकी वैलिडेशन के लिए भी बुलाया, आज वो वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एंड में भी यही कहा, अरे भाई अगर इतनी सारी स्टडी अवेलेबल है कि यहाँ ये रिवर्स गए हैं, तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे थे? यहीं से तो वाटर निकाल सकते हैं हम यूज करने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि यही तो हम कहते हैं कि जब तक आप एंशिएंट बुक्स निकाल के उनकी पूरी रिसर्च टीम बना के इसको लोगों की भले के लिए यूज नहीं करते तो लोगों को फायदा कैसे होगा? राजस्थान की रेगिस्तान में अगर इतने शैलो नीचे पानी अवेलेबल है इतना, आप कुएं खोद के उनको पानी पीने को दे क्यों नहीं देते? अगर हरियाणा की या गुजरात की या भुज की लैंड में इतना शैलो नीचे पानी अवेलेबल है, आप सरस्वती की पूरी स्टडी रिपोर्ट जो आपके पास अवेलेबल है, इसरो उन्हीं से हमने ली है, आप वो कर क्यों नहीं देते? तो और क्यों नहीं आप ऑर्डर कर देते कि वो सारी जो प्लैनेटरी रेफरेंस है, सरकार के रिसोर्सेज बहुत होते हैं। हम तो एक इतना छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि उस कॉज से डेडिकेटेड है, हमारे कोई मनी रिसोर्सेज नहीं है। हम तो आपस में अपने आप मनी डाल सकते हैं, अपने आप काम भी कर लेते हैं। मगर गवर्नमेंट ने एक काम कर दिया कि 200% की डिडक्शन जरूर दे दी इनकम टैक्स से। सो अगर आप किसी को कहते हैं ओके भाई 50,000 रुपया देगा तो तेरा तो 17,000 या 35,000 तो इनकम टैक्स से मिल गया तेरे को, तो उस तरह से चलता है। तो ये काम हमारे नहीं है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दें तो देखिए लोगों का भला भी कितना निकल रहा है। तो ये जो है, एक मैंने दूसरी तरफ भी पूरा जोर लगाया कि कोई तो एविडेंस मिल जाए मुझे जिससे हम ये कह सके कि 1500 BC में कोई एलियन सेंट्रल एशिया से आए थे। पूरा जोर लगाने के बाद मुझे आज तक एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। आपके पास सेंट्रल एशिया में या ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में ढेरों पत्थर मिल जाएंगे जिन पे हिमालय का नाम लिखा है, ढेरों डीड मिल जाएंगे लैंड ट्रांसफर के जो पत्थर पे डाले हुए हैं, ढेरों सिक्के मिल जाएंगे अंडरग्राउंड जो राम सीता लक्ष्मण या फिर बने हुए होंगे या फिर राधा कृष्ण बने होंगे। मगर ऐसा क्या हो गया कि वो सेंट्रल एशिया से इधर आए, उनको अपने देश का नाम भूल गया?
उनको अपनी नदी का नाम भी भूल गया, उनको अपने पर्वत का नाम भी भूल गया। आप सबने कभी ये सुना कि जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे उनके देश का नाम क्या था, उनकी भाषा क्या थी, उनका समुद्र कौन सा था, उनका पर्वत कौन सा था, उनकी नदी कौन सी थी? तो बीच में तो हिमालय ही आता है, वो हिमालय के ऊपर से रथों से आए थे। मैं कहती हूँ हम भी बुद्धू थे। इतने दिन तक उसको पढ़ते रहे, कभी क्वेश्चन भी नहीं किया। आज तो मेरे को अपने आप पे इतना बुरा लगता है कि दैट मीन्स योर इंटेलेक्ट वाज सो लो that you were not questioning the things which were basically so self-contradictory that they were not believable. So इसलिए ये जरूरी है कि हम कम से कम अपने बच्चों को अनअवेयर न होने दें, उनको सच्चाई जरूर जानने दें। और ये सच्चाई सिर्फ ये नहीं कि आप ट्रांसमिट करें, आप फोर्स करिए हर स्कूल, कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर गवर्नमेंट को कि वो साइंस हमारे साइंटिस्टों ने, इन्हीं साइंटिस्टों को ये रिपोर्टों के लिए वर्ल्ड वाइड अवार्ड मिले और हमारे कंट्री में उनका नाम मालूम नहीं है, क्योंकि उनको कोई इज्जत ही नहीं कर रहा इस बात की कि उन्होंने क्या रिसर्च करी है। तो ये जानने की जरूरत है। तो ये मैं आपसे शेयर करने आई थी। बहुत बहुत आदरणीय सरोज बालाजी को आज के कार्यक्रम का सुदृष्टि माननीय कृष्णलाल जी भेंट करेंगे। जो आपने दिखाया वही